शिखा एक डॉक्टर थी। वो हॉस्पिटल पहुंची ही थी कि तभी एक नर्स उसके पास आकर खड़ी हो गई। कल माधवी नाम की जो पेशेंट आई थी, क्या उसे होश आ गया है? जी डॉक्टर, उसे होश आ गया है, लेकिन क्या? डॉक्टर, मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वो अजीब से अंदाज में सामने की ओर घूरे जा रही है, मानो कि उसके सामने कोई खड़ा हो। वो एक ड्रग एडिक्ट लेडी है और जितने भी लोग ड्रग्स एडिक्शन का शिकार होते हैं वो कुछ इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर, आपने इससे पहले भी ड्रग एडिक्ट पेशेंट का इलाज किया है, लेकिन उनमें से किसी ने इतना अजीब व्यवहार कभी नहीं किया। सच तो ये है कि मुझे तो उस पेशेंट को देखकर ही डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी अंदर मत जाइए। बकवास बंद करो और मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शिखा माधवी के रूम में चली गई। तुम जानती हो कि तुम्हें मेरे पास सीनियर डॉक्टर भैरवी ने भेजा है। जब तक तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करोगी, मैं तुम्हारा इलाज कैसे कर सकती हूँ? मगर माधवी सामने इस तरह से घूर रही थी मानो उसने शिखा की बात सुनी ही ना हो। क्या तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अचानक माधवी शिखा की ओर देखने लगी। मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता डॉक्टर। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ। यही बात मैंने डॉक्टर भैरवी को भी बताई थी, मगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कौन सी बात? और तुम इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रही हो? यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, तुम उसे देख नहीं सकती, लेकिन वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो ठीक तुम्हारे बगल में खड़ा है। ये सुनकर शिखा के शरीर के रोंगटे दहशत से खड़े हो गए। कौन मेरे बगल में खड़ा है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। और वो कैसा दिखता है? वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। कभी कभी तो उसका चेहरा बिल्कुल सपाट दिखाई देता है। इतना कहकर माधवी अजीब से अंदाज में एक स्टैचू की तरह शिखा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो इतना? मगर माधवी ने शिखा की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसने बड़ी फुर्ती से टेबल पर रखा हुआ चाकू उठा लिया और फिर मुस्कुराते हुए शिखा के सामने अपना गला काट लिया। शिखा बुरी तरह से चीखने लगी। शिखा दौड़ती हुई उस रूम से बाहर निकल गई और अपने घर पहुंचकर लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। ओह माय गॉड, आखिर वो क्या था? कोई लड़की मुस्कुराकर अपनी जान कैसे दे सकती है? अचानक शिखा को चक्कर सा महसूस हुआ और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह शिखा की आंख उसके बेडरूम में ही खुली। खुद को बेडरूम में देखकर वो चौंक पड़ी। जहां तक मुझे याद है, मैं तो बेहोश होकर गिर गई थी। मैं बेडरूम में कब आई? तभी शिखा के घर की डोरबेल बजने लगी। शिखा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने उसका बॉयफ्रेंड आर्यन खड़ा था। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैं कल की घटना से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ आर्यन। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शिखा अपने बॉयफ्रेंड आर्यन को सारी घटना बताने लगी। कम ऑन शिखा, तुम एक डॉक्टर हो। अरे वो लड़की ड्रग्स लिया करती थी और ड्रग्स इंसान का दिमाग खराब कर देता है। एनीवे, ये सब सोचना छोड़ दो। क्या तुम हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, शाम को हम दोनों अपने मनपसंद 5 स्टार होटल में डिनर करने चलेंगे। ठीक है। कुछ देर बाद शिखा दोबारा हॉस्पिटल चली गई। वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंची ही थी कि तभी डॉक्टर बत्रा दौड़ते हुए शिखा के पास आ गए। क्या हुआ डॉक्टर बत्रा? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कल तुम कहाँ चली गई थी शिखा? डॉक्टर बत्रा, कल जिस तरह से माधवी ने सुसाइड किया, मैं बुरी तरह से डर गई थी और मैं घर चली गई। शिखा, तुमने माधवी के लिए जो नर्स अपॉइंट कर रखी थी, वो नर्स भी आज अजीब तरीके से बर्ताव कर रही है। ओह माय गॉड, कहाँ है? जिस रूम में माधवी एडमिट थी। शिखा दौड़ती हुई उस रूम की ओर चली गई। शिखा ने देखा कि वो नर्स एक स्टैचू की तरह शिखा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी।
वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तुम भी इसी तरह स्माइल करती हुई मर जाओगी। शिखा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद उसकी आंखें उसके घर पर खुली। उसका बॉयफ्रेंड आर्यन उसके सामने बैठा हुआ था। उस नर्स का क्या हुआ? काम डाउन शिखा, काम डाउन। उस नर्स ने भी गला काटकर आत्महत्या कर ली। ये कैसे हो सकता है? उसने तो बस मुझे देखकर स्माइल पास की थी और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। ये सुनकर आर्यन चौंक पड़ा। शिखा, तुम वहां बेहोश नहीं हुई। तुम अस्पताल के बाहर गार्डन में बेहोशी की हालत में मिली। जब डॉक्टर बत्रा ने तुम्हें बेहोश होता देखा तब वो दौड़ते हुए उस रूम में गए जहां पर वो नर्स एडमिट थी। वहां उन्हें वो नर्स मृत अवस्था में मिली। ये सुनकर शिखा बुरी तरह से डर गई। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। तभी शिखा के कानों में किसी लड़की का स्वर टकराया। शिखा ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके बेड पर ठीक उसके बगल में माधवी बैठी हुई थी, जिसके गले से खून बह रहा था और जो स्टैचू की अवस्था में शिखा को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। ये देखकर शिखा के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। शिखा तुरंत दरवाजे की ओर भागी। चीख सुनते ही आर्यन तुरंत वहां पर आ गया। क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? कल माधवी नाम के जिस पेशेंट ने मेरे सामने ही सुसाइड किया था, वो मेरे बगल में बैठी हुई है। पागल हो गई हो क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है। जब शिखा ने दोबारा बेड पर देखा तो वहां कोई नहीं था। शिखा पागलों जैसी अवस्था में आर्यन की ओर देखकर बोलती है, मैं पागल होती जा रही हूँ आर्यन, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी मदद करो। चिंता मत करो शिखा, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। केवल वही हमारी मदद कर सकते हैं। आर्यन शिखा को उसी समय अपनी कार से प्रोफेसर के घर पर ले गया। सारी घटना सुनने के बाद प्रोफेसर चौंकते हुए शिखा की ओर देखकर बोले, शिखा, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। क्या मतलब? इससे पहले भी कुछ केसेस मेरे सामने आ चुके हैं। जब भी कोई लड़का या लड़की स्माइल करके सुसाइड कर लेता है और अगर उसे कोई देख ले तो उसकी हालत भी कुछ समय के बाद वैसी ही हो जाती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो सुसाइड कर लेता है। दूसरी भाषा में तुम ये कह सकती हो कि वो भी शापित हो जाता है और उसके शापित होने की निशानी ये होती है कि वो धीरे धीरे सब भूलने लगता है। प्रोफेसर, जब माधवी ने मेरे सामने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन काट ली तब मैं दौड़ती हुई अपने घर पर आ गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख मेरे बेडरूम में खुली, जबकि मुझे याद नहीं कि मैं बेडरूम में कैसे पहुंची। और तो और आज जब नर्स ने मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैं उसी समय बेहोश हो गई, जबकि आर्यन ने मुझे बताया कि मैं गार्डन में बेहोश मिली। मुझे याद ही नहीं कि मैं गार्डन में पहुंची कैसे। फिर तो काफी चिंता का विषय है। हमें तुरंत वेरोनिका से मिलना होगा। वेरोनिका एक तरह से मेरी गुरु है। प्रोफेसर आर्यन और शिखा को लेकर उसी समय जंगल में बने हुए एक घर के अंदर पहुंच गए। प्रोफेसर सारी घटना वेरोनिका को बताने लगे। हर 20 साल बाद ये मामला दोबारा उठ जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम मार्था था। कहते हैं कि मार्था एक डीमन से बात करती थी। डीमन केवल मार्था को दिखाई देता था, उसके फादर को नहीं। उसके फादर ने समझा कि मार्था ड्रग्स लेने लगी है। मार्था ने अपने फादर को बहुत समझाया कि एक डीमन उसके साथ बात करता है, मगर उसके फादर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब डीमन ने मार्था से कहा कि वो उसके अंदर समा जाएगा। जब वो मुस्कुराते हुए अपने परिवार के सामने अपना गला काट कर अपनी जान दे देगी तो उसके फादर को भरोसा हो जाएगा कि वो सच कह रही थी। वो डीमन मार्था के अंदर समा गया। मार्था ने अपने फादर के सामने अपनी जान दे दी।
फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो अक्सर होता आ रहा है। उसके फादर की हालत भी मार्था जैसी हो गई। उसके फादर ने भी जिसके सामने अपनी जान दी, वो भी शापित हो गया। वो सब तो ठीक है वेरोनिका, लेकिन शिखा की जान अब कैसे बचाई जा सकती है? प्रोफेसर, उस डीमन को इंसानी रक्त का चस्का लग चुका है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका डर है। शिखा को मार्था की कब्र पर जाना होगा और वहां पर कहना होगा कि वो उसकी बात पर विश्वास करती है। ऐसा कहते ही डीमन शिखा के पास आकर उसे डराने की कोशिश करेगा, लेकिन शिखा को उससे ना डरते हुए अपनी बात पर अड़े रहना है। शिखा शाप से मुक्त हो जाएगी। ये सिलसिला यहीं पर टूट जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि हर 20 वर्ष बाद ऐसा फिर से होने लगता है। 20 वर्ष बाद हो या 30 वर्ष बाद, बस शिखा शाप से मुक्त हो जाए, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं। कुछ ही देर में वो सब जंगल में बनी हुई मार्था की कब्र के सामने खड़े थे। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है मार्था, तुम ड्रग्स नहीं लेती थी, तुम सच बोलती थी। तभी तेज हवाओं के साथ एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला डीमन शिखा के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे मार्था की बात पर विश्वास है। अचानक वो डीमन धुआं बनकर वहां से उड़ गया और शिखा बेहोश हो गई। शिखा शाप से मुक्त हो चुकी थी। इस घटना के बाद शिखा अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ दूसरे देश में जाकर बस गई। पुलिस वैन के सायरन की चीखती आवाज से वो पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पुलिस वैन रुकी और उनमें से धड़ाधड़ आते हुए कुछ सशस्त्र जवान उतरे। उस इलाके का थाना इंचार्ज वहां की घटना स्थल का मुआयना कर रहा था। तभी वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शहर का मेयर भी आ पहुंचा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर अर्जुन? किसी ने बड़े पैमाने पर हिंसक कारनामा कर दिखाया है। सड़क पर पड़ी लाशों की बड़ी बुरी दशा थी। उन सबके गुर्दे और कलेजे गायब थे। मगर ये कारनामा किसका है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं भी आप ही की तरह किसी जिम्मेदार शहरी के इत्तला करने पर ही यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पता लगा सकूं कि ये निर्मम हत्यारा या नरभक्षी हत्यारा कौन है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी चौंकते हुए बोला, नरभक्षी? यस सर, नरभक्षी। आप देख ही रहे हैं कि हर लाश का एक एक अंग गायब है। अगर कोई उस अंग को काटता तो धारदार हथियार के वार का निशान लाश पर जरूर होता, जबकि कटे अंग के स्थान पर किसी भी तरह के धारदार हथियार के निशान नहीं है, बल्कि देखने से लगता है कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से उस अंग को नोच लिया है। दूसरी बात, लाश के गायब अंग दूर दूर तक हमें नहीं मिले। लेकिन क्या इंस्पेक्टर अर्जुन? इंस्पेक्टर अर्जुन कांपते हुए बोला, कटे अंगों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे नाखून, बाल, सख्त और मोटी हड्डियां हमें एक गड्ढे से मिली हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं सर। मैंने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया है। मुझे यहाँ कहीं भी किसी जानवर के पांव के निशान नहीं मिले हैं। बारिश होने के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी बहुत नम है और ऐसे में यदि ये सब किसी आदमखोर जानवर का शिकार होते तो अवश्य ही यहाँ उनके पंजों के निशान मिलते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। हाँ, मगर एक अजीब सा निशान जरूर मिला है। कैसा निशान? आइए मैं दिखाता हूँ। रात का समय। एक सुंदर युवती खड़ी हुई आने जाने वाले वाहनों को देख रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आती लाल रंग की वैन पर पड़ी। उसे देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी जैसे अंधेरे में खड़ी बिल्ली की आंखें चमकती है। वैन में 3 मनचले राहुल, एंडी और कुशल बैठे थे। इतनी रात के ये लड़की इस वीराने में क्या कर रही है? सही बोल रहे हो सकता है इस लड़की की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लिफ्ट देना चाहते हो? तुम बताओ, क्या हमें लिफ्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
बिल्कुल देनी चाहिए, रात का समय है और ऐसे में एक लड़की मुसीबत में है और मुसीबत के समय हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर राहुल वैन चालक से बोला, सुनो, ये बेचारी लड़की लिफ्ट के इंतजार में खड़ी लगती है, शायद वैन रोककर चलना। ठीक है साहब। वैन चालक ने लड़की के करीब पहुंचते ही वैन रोक दी। राहुल ने विंडो से सिर बाहर निकालकर बेहद शालीनता से पूछा, यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या आप मुझे माल रोड से पहले पड़ने वाली मोड़ तक लिफ्ट दे सकते हैं? मगर वो मोड़ तो सुहाग नगर की तरफ जाता है। मुझे वहीं जाना है। संयोग की बात है कि हमें भी वहीं जाना है। मोड़ क्या, हम आपको सीधे सुहाग नगर ही ले चलते हैं। आइए बैठिए। राहुल ने पिछली सीट पर बैठे दो दोस्तों की तरफ देखा। एक ने साइड डोर खोल लड़की के बैठने के लिए जगह छोड़ दी। वैन चल पड़ी। कुछ देर बाद पिछली सीट पर बैठा युवक एंडी बोला, यार ये बदबू कैसी है? सही कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मुर्दा जल रहा हो और मांस सड़ रहा हो। जैसे ही कुशल की नजर अपने सामने लगे ब्लू मिरर पर पड़ी तो उसके हलक से चीख निकल पड़ी। राहुल और एंडी की नजर लड़की पर पड़ी तो वो भी चीख पड़े। वैन चालक वैन पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी वैन दाईं ओर के खेत में जा घुसी। ये कौन है यार? वो लड़की कहाँ गई? बेवकूफ, तुम अभी तक समझे नहीं? ये चुड़ैल ही वो लड़की है। हम लोगों ने एक डायन को लिफ्ट दी है और अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। राहुल दरवाजा खोलने लगा मगर दरवाजे जैसे अटक गए थे। भागना चाहते हो? अपनी मौत से नहीं भाग सकोगे। तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो। तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक सुनसान वीराने में लड़की अकेले में निडर होकर खड़ी हुई है, तो क्या वो इंसान है भी या कोई और है? अचानक उस चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से कुशल और एंडी का सिर दबोच लिया। कुछ पलों में ही उन दोनों के प्राण निकल गए। वैन ड्राइवर ये दृश्य देखकर तुरंत बेहोश हो गया। उसी समय अगली सीट पर बैठे राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और भागने लगा। अचानक उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह होने पर उसे होश आया। उसने देखा कि वो जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव की मूर्ति थी। लगता है वो डायन भगवान शिव की मूर्ति के सामने नहीं आ पाई। शिव जी की वजह से ही मेरी जान बच गई। राहुल लड़खड़ाता हुआ सड़क पर आ पहुंचा। अचानक किसी कार के ब्रेक लगे तो राहुल का जिस्म हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। राहुल का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसमें इंस्पेक्टर अर्जुन अपने ऑफिसर के साथ बैठा था। वो बाहर निकल कर आ गया। अर्जुन ने ऑफिसर को देखकर बोला, ओह माय गॉड, लगता है ये आदमी नशे में था। अचानक गाड़ी के सामने आ गया। सर, इसके सर पर पहले से ही चोट लगी हुई है। मुझे लगता है कि कार से टकराने से पहले इसका सर किसी पत्थर से टकराया था। शायद इसी वजह से ये लड़खड़ा कर चल रहा था। ऑफिसर, एक काम करो, आसपास के इलाके का निरीक्षण करना होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। इतना बोलकर इंस्पेक्टर उस जगह के आसपास की छानबीन करने लगा। तभी उसकी नजर 3 लाशों पर पड़ी। ओह माय गॉड, इन लाशों की दुर्दशा देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने इन तीनों को चीर फाड़ डाला हो। सर, मुझे लगता है कि वैन में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। चौथा वही व्यक्ति है जो हमारी कार के सामने आकर टकराया था। शायद वो बचते बचाते वहां तक आ पहुंचा हो। जो भी हो, फिलहाल तो उसे अस्पताल में एडमिट करना बहुत जरूरी है। उसका बयान इस केस में बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। राहुल को अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। होश आने पर राहुल इंस्पेक्टर अर्जुन को बयान देने लगा। सर, मैं और मेरे दोस्त अपनी वैन में थे। अचानक हमारी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी।
जो कि एक सुनसान वीराने में खड़ी थी। हमने उसकी मदद करने के लिए अपनी वैन में उसे लिफ्ट दे दी, मगर कुछ देर के बाद पूरी वैन में जली हुई लाशों की बदबू फैलने लगी और वो सुंदर लड़की एक बहुत ही भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला और शायद मेरे भागने के बाद उसने वैन के ड्राइवर का भी वही हाल किया होगा। कहीं तुम कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो विश्वास करने योग्य नहीं है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन डॉक्टर से बोला, इस बयान को मैं अपने केस की फाइल में नहीं चढ़ा सकता। इसका मानसिक संतुलन चेक करो कि ये सही है या नहीं, और जब ये पूरी तरह से होश में आ जाए तब मुझे फोन कर देना, तब मैं इसका बयान लूंगा। अर्जुन घटना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने चला गया, मगर ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला जिसने उस वैन को आंखों से देखा भी हो। रात को जब वो थाने पहुंचा तो उसे उसके हवलदार ने हॉस्पिटल से मिली फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दिखाई। सर, हॉस्पिटल में भर्ती राहुल नाम के उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स वैन की अगली सीट के दरवाजे पर मिले हैं। हवलदार, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी राहुल ही है? सर, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर का फोन भी आया था। वो ये कह रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही है। अधिकतर मानसिक बीमारियां डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आ पाती। क्या पता राहुल किसी ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जिसके कारण वो हत्या करता हो। अक्सर विकट मानसिक रोगियों के ऊपर हत्या करने का जुनून सवार होता है, वो भी अजीब अंदाज में। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ हवलदार। हवलदार अर्जुन की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। अचानक उसने जेब से एक पुड़िया निकालकर इंस्पेक्टर अर्जुन के सामने रख दी। ये क्या है हवलदार? सर, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं, जरूर ये किसी डायन या पिशाचनी का काम है। इसमें हमारे परिवार के गुरु महाराज का अभिमंत्रित सिंदूर है, आपके काम आएगा। अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। राहुल को इमरजेंसी रूम में रखा गया था क्योंकि दहशत के कारण वो बार बार बेहोश हो जाता था। राहुल इस समय अपने वार्ड में अकेला था और होश में था। उसे खून भी चढ़ाया जा रहा था। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे अपनी बाहों में तेज दर्द महसूस हुआ तो उसके सामने वही वैन वाली चुड़ैल निडल के पाइप के सहारे बोतल का खून पीते हुए बोली, तूने क्या सोचा था? मेरे पंजों से निकलकर तू बच जाएगा? मैं हाथ आए शिकार को कभी नहीं छोड़ती, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। रूम के दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन हैरत में और डर से फटी आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। इंस्पेक्टर को देखते ही चुड़ैल गुर्राई, पहले तुझे ही मजा चखाना पड़ेगा। कौन हो तुम? अकाली, अकाली चुड़ैल, जिस अबला नारी की बुरी नियत से हत्या की जाती है और वो अकाल मौत के मुंह में समा जाती है तो वो अकाली चुड़ैल या डायन ही बनती है। इसका मतलब हाईवे पर जो रहस्यमयी तरह से हत्याएं हो रही हैं, वो तुम कर रही हो? हाँ, मैं कर रही हूँ। इस लड़के ने और उन निर्दोष लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ महीने पहले इन्हीं जैसे कुछ लड़कों ने मेरी अस्मत को तार तार करके मुझे मारकर फेंक दिया था। चुड़ैल ने इतना कहा ही था कि तभी राहुल के सिर के परखच्चे उड़ गए। मैं अपनी मौत का बदला इस संसार के हर एक इंसान से लूंगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अर्जुन को हवलदार की दी हुई पुड़िया याद आ गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से उस पुड़िया से सिंदूर निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल बुरी तरह हवा में गायब हो गई।